एजुकेशन, शिक्षा। एक तरफ सरकारी स्कूल, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो पिछले कई वर्षों से अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल co-curricular activities are given much importance. कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, कुछ हमारे पब्लिक स्कूल जो हैं वो एजुकेशन को एज ए ट्रेड, एज ए बिजनेस ले जा रहे हैं। बेसिकली सेहत तो अच्छी हो गई है सरकारी स्कूलों की, लेकिन चमक की थोड़ी सी कमी है, उस पर कुछ काम करना है। Academic result is not the only criteria. The commitment of the child, dedication of the teacher and support of the parents. हमेशा से ईमानदार इंसान के अगर हौसले बुलंद हो और वो यदि चाहे कि मैं अपने बल पर, अपनी काबिलियत से किसी भी चीज़ को पा सकता हूँ, तो वो सरकारी और प्राइवेट का दायरे कहीं नहीं रहना चाहता। Education is what which remain in you even when the chapters are forgotten. रवि से ज्योति, ज्योति से किरण, किरण से श्वास, श्वास से आस और आस से नवजीवन है। नमस्कार, जेनेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अर्पिता नंदा। नवजीवन की तमाम परिकल्पनाओं के बीच एक अहम सूत्र है एजुकेशन, शिक्षा। एक तरफ सरकारी स्कूल, दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल। दोनों की सोच समझ या फिर सुविधाओं में अंतर हो सकता है, लेकिन इन दोनों में किसमें ज्यादा है दमखम, यही है आज की चर्चा का मुद्दा। और आज की इस पड़ताल में हमारे साथ शामिल हैं 3 खास मेहमान। श्री अशोक गांगुली, सीबीएसई चेयरमैन, डॉक्टर इंदु खेतरपाल, प्रिंसिपल सलमान पब्लिक स्कूल, श्री विजय कुमार, डायरेक्टर एजुकेशन, दिल्ली गवर्नमेंट। आप तीनों का स्वागत है और साथ ही में स्वागत है ऑडियंस का। गांगुली साहब, पहला सवाल आप ही से। बहुत दिनों से सुन रहे हैं सरकारी स्कूलों की सेहत अच्छी हो रही है, चेहरे पर चमक आ रही है, नवोदय विद्यालय भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। क्या है आपकी इस सक्सेस का राज? देखिए, किसी भी सिस्टम में फाइनल प्रोडक्ट तभी क्वालिटी का होगा जब उसकी प्रोसेस जो है वो भी क्वालिटी हो। बिना क्वालिटी प्रोसेस के आपकी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो अच्छा नहीं बन सकता है। अब उस प्रोसेस में क्या चीज़ है? एक तो आपकी क्लासरूम ट्रांजेक्शन वो सही होनी चाहिए। दूसरा आपकी है कि संपूर्ण वर्ष में जो आपकी जो है जिसमें करिकुलम है, सिलेबस है, उसका एक सेमेस्टर वाइज उसकी जो है डिवीजन हो जानी चाहिए और वो बच्चों को जो है पढ़ाई जानी चाहिए। तीसरी चीज़ ये है कि हमारी जो होम एग्जामिनेशन है, चाहे हम क्लास 9 की कहें, क्लास 11 की करें, वो होम एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी जो है अच्छी होनी चाहिए। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि टीचर्स का जो है समय समय पर गहन प्रशिक्षण होनी चाहिए। मेरे विचार से केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय जो पिछले कई वर्षों से अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, उन्होंने इन 4 जो बेसिक सूत्र है उसको अपनाया, उस पर ध्यान दिया, जिसके कारण उनका जो क्वालिटी, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो क्वालिटेटिव आई। डॉक्टर खेतरपाल, सवाल अब आपसे। मोटी सी, बहुत अच्छे रिसोर्सेज, बहुत चमक वाले स्कूल, प्राइवेट स्कूल की आमतौर पर यही परसेप्शन लोगों के दिमाग में आती है और ये भी माना जाता है कि जब सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है उसमें स्क्रीन को छांट कर रखा जाता है। इसके बावजूद अगर हम आंकड़ों को देखें तो पिछले कुछ सालों में 5% के लिहाज से खास तौर पर प्राइवेट स्कूल्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। इसकी वजह आपको क्या लगती है? Academic result is not the only criteria. It is holistic development of the students. This is a competitive society and the public schools prepare the children to face the world. So the focus is on the physical development, mental, emotional, spiritual. Academics is only, it is important, but it is a part of it. And later on in life, right now the marks are important. और फिर जब बच्चा कॉलेज जाता है तो उसको इंटरव्यू और मार्क्स भी इम्पोर्टेंट है। जब जॉब के लिए जाता है बच्चा, तब मार्क्स की इतनी अहमियत नहीं होती है। तब तो ओवरऑल पर्सनालिटी, क्या उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं, क्या उसके अंदर स्किल्स हैं, ये सब देखा जाता है। ओवरऑल पर्सनालिटी पर जोर दिया जाता है। विजय कुमार जी, आपसे एक बात जानना चाहेंगे। जब भी सरकारी स्कूलों की, खासतौर पर स्टेट लेवल स्कूलों की बात होती है तो माना जाता है कि ये स्कूल भगवान भरोसे चलते हैं। ये एक परसेप्शन है। दूसरा परसेप्शन ये भी है कि कई बार यहाँ पर या तो टीचर्स मिसिंग होते हैं, टीचर हैं तो बच्चे नहीं होते हैं और इस वजह से रिजल्ट खराब होते हैं। अभी हाल ही में पढ़ने में ये भी आया था कि एक सरकारी स्कूल ऐसा भी था, स्टेट गवर्नमेंट का सरकारी स्कूल ऐसा था जिसमें पूरे साल टीचर कोई नहीं आया और इसलिए सब भी बच्चे फेल हो गए। ऐसे में चिंता कुछ होती होगी, क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो परसेप्शन है कि सरकारी स्कूल भगवान भरोसे चल रहे हैं, वो काफ़ी हद तक गलत है। अभी वैसी स्थिति नहीं है।
हमारे जो रिजल्ट हैं लगातार इम्प्रूव हो रहे हैं। सन 97, 98 से लेकर हमारे रिजल्ट में लगातार 63% से बढ़कर हमारे रिजल्ट 76% हो गए हैं। और जनरली मीडिया में जो आता है वो कई बार नेगेटिव ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, और जो हमारे पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, जैसे हमारे 18 स्कूल हैं जिनमें रिजल्ट 100% आया, या हमारे राष्ट्रीय प्रतिभा विकास विद्यालय हैं जिनके में हमारा रिजल्ट 97% है, वो हाईलाइट नहीं हो पाता। दूसरा, दिल्ली में ऐसा नहीं है कि टीचर का अप्रेंटिसिज्म जो है दिल्ली में हो पाएगा, क्योंकि दिल्ली के अंदर जो है हमारा काफ़ी डिपार्टमेंट कंप्यूटराइज है, हमारे टीचर की अटेंडेंस ऑनलाइन लगती है, तो दिल्ली में वो स्थिति शायद नहीं है। एकाध एक्सेप्शन हर जगह हो सकता है, पर ओवरऑल जो है सिचुएशन को एक्सेप्ट है। ऑडियंस से पूछते हैं यहाँ पर कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूलों से आए हैं, और कितनों का पास परसेंटेज जो ओवरऑल परसेंटेज है 90% से ऊपर है। दैट्स अ गुड परसेंटेज। आपने इस साल टॉप किया है, अपने बारे में कुछ बताइए, और बताइए कि कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा है। मैं दीपक राज भट्ट राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सूरजन विहार का छात्र हूँ। मैं हमेशा से ही मानता रहा हूँ कि इंसान के अगर हौसले बुलंद हो और वो यदि चाहे कि मैं अपने बल पर, अपनी काबिलियत से किसी भी चीज़ को पा सकता हूँ, तो वो सरकारी और प्राइवेट का बैरियर कहीं नहीं रह जाता है। बच्चे का सिर्फ मन में विश्वास होना चाहिए कि मुझे जितने भी सोर्सेज मिलेंगे, जितने भी रिसोर्सेज मिलेंगे, मैं उनसे बेहतर दूंगा, उनसे बेस्ट दूंगा। किसी भी क्षेत्र में जाऊंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता, तो फिर वो बच्चा जरूर पा सकता है और जरूर आगे बढ़ सकता है। उसको रोकने की हिम्मत किसी में नहीं। इनकी टीचर्स आप हैं, आप बताइए कि इतना अच्छा आप स्कूल में परफॉर्म किया और स्टूडेंट्स ने भी परफॉर्म किया होगा, जब आप इन्हें कंपेयर करती हैं किसी ऐसे प्राइवेट स्कूल के बच्चों से जो कि लगता होगा कि बहुत स्मार्ट हैं, बहुत मॉडर्न है, वेस्टर्नाइज लुक है, तो जब कंपेयर करती हैं कैसा आप महसूस करती हैं, और इन बच्चों के लिए कितनी कॉन्फिडेंट है आप? सबसे पहले तो आई थिंक चिल्ड्रन बच्चे ही होते हैं, भला सरकारी स्कूल के हों या पब्लिक स्कूल के हों। और तीन चीज़ें मतलब इम्पोर्टेंट जो है, एक तो कमिटमेंट ऑफ द चाइल्ड, डेडिकेशन ऑफ द टीचर एंड सपोर्ट ऑफ द पेरेंट। इफ दीज थ्री थिंग्स साथ चलें तो एवरी चाइल्ड can, as Deepak just mentioned, and of course Deepak has been an excellent child. I think the whole school is proud of him, and I think they've had the best in him, because as ma'am said just now, extracurricular activities, he's excelled in that. Values, spiritual values, I think, again. Spiritual values is very important. Yes, you'll never find him cheating. He's forever ready to help any student, anywhere. Very good. And I think he's one of the best children. Very good, very good. हमारे बीच एक फोन लाइन पर एक व्यूअर मौजूद हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं गांगुली साहब आपसे। आइए सवाल सुनें। हेलो, नमस्ते जी नमस्ते, आप बताइए आपका सवाल क्या है। ये मेरा नाम राम चौधरी है, मैं मथुरा में एक सरकारी स्कूल में पढ़ता हूँ। मेरी समस्या ये है, मैं 10वीं का छात्र हूँ। मेरे स्कूल में ना तो कंप्यूटर है और ना ही लाइब्रेरी है। ऐसे में मैं जानना चाहता हूँ मेरा भविष्य कैसे उज्जवल हो सकता है। गंभीर सवाल है। हाँ, देखिए, जिस स्कूल का इन्होंने नाम दिया है, निश्चय ही वो आपके जो उत्तर प्रदेश का एक सरकारी विद्यालय है, वो ना तो CBSE का पार्ट होगा, किसका पार्ट है, पर ये बहुत अहम मुद्दा है। जिस विद्यालय में आपके जो है लाइब्रेरी नहीं होंगे, प्रयोगशालाएं नहीं होगी, या जो आपके जो आधुनिकतम साधन हैं, कंप्यूटर नहीं होंगे, तो निश्चय ही जो हमारा जो एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, उसको देखते हुए वो बच्चे को आगे बढ़ने में कठिनाई होगी। तो ये हमें जो है आज निश्चय करना होगा, एक अनुव्रत लेना होगा कि कोई भी विद्यालय है। देखिए, दो टाइप के विद्यालय होते हैं, गुड स्कूल एंड इंडिफरेंट स्कूल। सरकारी विद्यालय या आपके सैनिक स्कूल या आपके पब्लिक स्कूल, ये तो बात की नॉमिनोक्लेचर है। हमें न्यूनतम साधन अगर बच्चों को उपलब्ध कराना होगा। अगर नहीं करा पाते हैं तो उसको हम स्कूल की संज्ञा नहीं दे सकते। एक बात और दिमाग में आती है, जो प्राइवेट स्कूल में अक्सर जो खास तौर पर दिल्ली या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के बारे में माना जाता है कि प्राइवेट स्कूल में जो बच्चा जा रहा है बड़ा स्मार्ट सा है, उसके पास सब सुविधाएं हैं और वो इंग्लिश भी सीख रहा है और मॉडर्न चीज़ें भी सीख रहा है। इन सब के बीच सरकारी स्कूल क्या इस कंपटीशन के बीच अपने आप को वाकई में अब मजबूत मानने लगे हैं, और क्या स्टेप्स आप लोग उठा रहे हैं कि बच्चों के बीच कहीं कॉम्प्लेक्स की भावना गलती से भी ना आए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आवश्यक इस बात की है कि जो गैप है, वो गैप की जो है कमी आनी चाहिए। ये जो आप बता रहे हैं कि वो बहुत स्मार्ट है या टाई पहन के जा रहे हैं, ये तो आपके सुपरफिशियल है। हमें थोड़ा सा डीप लर्निंग की ओर जाना होगा। जैसे इस बच्चे ने कहा है, 3 बहुत न्यूनतम हमें होनी चाहिए, चाहे वो बच्चा जहाँ पर भी पहुँच जाएगा वो अपना सफल जीवन में पा सकता है। एक है निष्ठा, एक दूसरा है त्याग, और तीसरा है परिश्रम।
निष्ठा विद्यार्थी की होनी चाहिए, अभिभावक की होनी चाहिए, अध्यापक की होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होंगे तब तक जीवन में जो है बच्चा जो है सफल नहीं हो सकता है। हमारे बीच कुछ टीचर्स भी हैं, उनकी आवाज़ सुनना भी ज़रूरी है। बताइए। मैं रेनू रघर, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय शालीमार बाग। मेरा सवाल गांधी साहब आपसे है कि हम ये टॉपिक आज यहाँ ले रहे हैं पब्लिक स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट स्कूल। तो किसी भी दो चीज़ों में अगर हम तुलना करते हैं तो क्या पहले उन दोनों चीज़ों को बराबर नहीं करना होगा? जैसे आपने अभी कहा कि इन दोनों में गैप कम करना होगा, तो गैप कम करने से पहले इनका एडमिशन प्रोसेस तो सेम करें हम। जैसे हर एक बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में एडमिशन लेने का राइट है तो पब्लिक स्कूल में भी राइट होना चाहिए। फीस की बात छोड़ देते हैं अभी हम, लेकिन अगर हर वो बच्चा जो सरकारी स्कूल में भी एडमिशन लेता है, पब्लिक स्कूल में भी उसे एडमिशन मिलता है और उसके बाद दोनों को सेम प्रोसेस के अंदर एजुकेशन दिया जाता है, फिर हम तुलना करें कि कौन बेहतर है। आपने सही फरमाया है कि ये दो असमान वस्तुएं हैं और असमान चीज़ों में जो है तुलना नहीं होनी चाहिए। किंतु हम इस परिचर्चा का बिंदु इसलिए बना रहे हैं, आपने जो कॉमन स्कूल की जो आपने संकल्पना की है, जब तक हम कॉमन स्कूल की जो संकल्पना को लागू नहीं करते हैं तब आपकी जो धारणा जो आपने यहाँ व्यक्त किया है उसको हम निकट भविष्य में जो है प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो परिचर्चा इसलिए आवश्यक है। यथार्थ को हम देखें कि हमारे कुछ बच्चे जो है सरकारी स्कूल में जा रहे हैं जहाँ साधनों की कमी है, जहाँ कुछ चीज़ों की कमी है। दूसरा प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं जहाँ साधनों की पर्याप्त है। उसके बावजूद भी जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो निकल रहा हो, जो समाज में जा रहा हो, उसमें किसी प्रकार की जो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए। इसीलिए इस परिचर्चा का विषय है प्रत्येक ऑर्गेनाइजेशन को लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, उसको डेवलपमेंट का मौका मिलना चाहिए। तो दूसरों की हम सीखें, हम अगर प्राइवेट विद्यालय में कुछ अच्छाई है उसको हम लें, उसको हम अपने आप को एस्टिमेट करने का प्रयास करें, तो निश्चय ही जो हमारे जो राजकीय विद्यालय, सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं वो जीवन में जो चुनौतियों को जो है वो अच्छी तरह से जो है वो अपना सामना कर सकेगा। एक और सवाल यहाँ से, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं एंड दे हैव गुड कमांड ओवर द इंग्लिश लैंग्वेज, वेयरएज गवर्नमेंट स्कूल का जो बच्चा है वो इतना कॉन्फिडेंट नहीं होता। वो अपनी बात कहने में भी 100 बार सोचेगा मैं बोलूँ या ना बोलूँ। ये लैंग्वेज प्रॉब्लम, इसको ख़त्म नहीं करना चाहिए। इंग्लिश जहाँ प्राइवेट स्कूल में तो एज अ कोर लैंग्वेज यूज़ की जाती है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास और वी कैन से प्ले क्लास से, और जहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल में कई स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 6th क्लास में इंग्लिश शुरू होती है। तो हमें इस इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा ऊपर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सब जगह जहाँ पे भी जाएं हमें बात इंग्लिश में ही करनी पड़ती है। अगर हिंदी में करेंगे तो आगे वाला समझता है कि तुम डम्बो। बताइए इस पर। आपने जो बिंदु उठाए हैं वो सेकेंडरी इश्यूज हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें, हम जिस सिस्टम से गुजरे हैं वहाँ पर जो है अंग्रेजी माध्यम नहीं था शिक्षा का। वास्तविकता आज इसकी है, अंग्रेजी ऐसे विषय को हम पढ़ें। हम इस बात से बिल्कुल आपसे सहमत नहीं है कि जो बच्चा जो है बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल जाएगा वही जीवन में जो सफलता प्राप्त करेगा। फिजिक्स हमारे लिए, देखिए फिजिक्स हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए गणित इम्पॉर्टेंट है, हमारे लिए अन्य विषय भी इम्पॉर्टेंट है। हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि समान कार्यक्रम होनी चाहिए। अगर इंग्लिश एज ए विषय क्लास 1 से पढ़ाई जा रही है पब्लिक स्कूल में, तो इंग्लिश एज ए विषय सरकारी विद्यालय में पढ़ाई होनी चाहिए। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से हम आपसे सहमत हैं। विजय कुमार जी, एक सवाल आपसे, ऐसा क्यों होता है कि लोग जब प्रेफरेंस की बारी आती है तो सरकारी स्कूल की बजाय प्राइवेट स्कूल को प्रेफर करने लगते हैं? क्योंकि अक्सर जब 10th का रिजल्ट आता है, 12th का रिजल्ट आता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा, ऑडियंस ने ऑब्जर्व किया होगा कि ये स्टूडेंट्स के जो फोटो छपते हैं वो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के फोटो छपते हैं कि 10th का रिजल्ट देख रहे हैं तो उस स्कूल के बच्चे हैं, 12th का रिजल्ट देख रहे हैं तो उस प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म करते हैं, इस बच्चे ने भी अच्छा परफॉर्म किया, वो स्कूलों के फोटो कभी नहीं छपते। तो वो क्या PR कमजोर है या क्या प्रॉब्लम है? I think that's a larger issue. That's purely a problem of commercialization of education. कुछ हमारे पब्लिक स्कूल जो हैं वो एजुकेशन को एज ए ट्रेड, एज ए बिजनेस ले जा रहे हैं। गवर्नमेंट स्कूल कभी भी उस रेस में नहीं है, ना ही कभी होंगे। बात PR की ही नहीं है खाली, ये एटीट्यूड की बात भी है। और हमारा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एजुकेशन इज ए कमोडिटी, इज ए ट्रेड टू एडवर्टाइज। और मीडिया का भी हम कहना चाहेंगे, मीडिया का भी ध्यान जो है अधिकतर जो है उन प्राइवेट स्कूल को जाता है। तो हम मीडिया को भी कहना चाहेंगे कृपया उन लोगों को भी देखें जिनके पास साधन नहीं है, जो काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, त्याग कर रहे हैं, वो भी जीवन में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। तो हमें आवश्यकता मीडिया की भी है कि उस और भी जरा ध्यान दें। बिल्कुल, मीडिया को भी अपने अंदर झांकना होगा और उन स्कूलों की सुध लेनी चाहिए जहाँ पर वाकई स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करें कम सुविधाओं के बावजूद। हमारी चर्चा काफ़ी रोचक हो गई है, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। जेनेक्स में आपका फिर से स्वागत है। बहस बहुत रोचक हो गई है। चर्चा का मुद्दा है प्राइवेट स्कूल बनाम सरकारी स्कूल। एक कॉलर है जो सवाल पूछना चाहते हैं।
हाँ जी, अपना नाम बताएं। हाँ जी मैडम जी, मेरा नाम विकास कुमार है। जी विकास हेलो। जी बताइए। हाँ, मैं सोनेपत जिले के खरखौदा से बोल रहा हूँ। मैडम जी, मेरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि मेरी बेटी जो है 12वीं कक्षा में आ गई है। तो पिछले साल, अब तो उसका बोर्ड हो रहा है, पिछले साल देखा गया है कि उसके टीचर जो है आते हैं नहीं आते हैं, महीने में कई कई दिन गायब रहते हैं। अक्सर ये होता है कि कोई टीचर जैसे मान लो कि गणित का नहीं आया या साइंस का नहीं आया तो किसी दूसरे टीचर से कह दिया भाई तुम क्लास ले लो। तो ये हमारे ही बेटी की स्कूल की नहीं, यहाँ खरखौदा में आसपास के जगहों में बहुत से ऐसे स्कूल है जहाँ ये टीचर के ना आने की बड़ी भयंकर समस्या है। तो इसका कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रिंसिपल से किसी से शिकायत करो तो डर ये रहता है कि इसकी कसर बच्चों से ना निकाल लें। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात है, टीचर की शिकायत किससे करें बताइए। हाँ देखिए, विकास जी ने जो यहाँ पर प्रश्न पूछा है ये स्पष्ट नहीं किया है कि किस टाइप के स्कूल में उनकी बेटी अध्ययन वो डर गए लगता है। पर एक चीज उन्होंने बहुत अहम मुद्दा उठाया है कि अगर टीचर्स की पद अगर वैकेंट होगा या टीचर्स क्लासेस में जाके कोर्सेज को पढ़ाएंगे नहीं या इनपुट बच्चों को नहीं देंगे तो निश्चय ही बच्चे की तो कठिनाई होगी। तो इस प्रकार का एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि वास्तव में हमारे पूरे वर्ष में जो कोर्सेज हमारे हैं उसकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसको मॉनिटरिंग एक अनुश्रवण व्यवस्था होनी चाहिए कि उसको देखना चाहिए। और हमें एक वैकल्पिक व्यवस्था भी रखनी चाहिए। अगर टीचर्स की एब्सेंटिज्म होती है किसी कारणवश तो उसको हम जो है दूसरे टीचर्स से जो है हम उसको रिप्लेस करें। मैं ये पूछना चाहती थी कि इन प्राइवेट स्कूल्स मोर फैसिलिटीज आर गिवन एज कम्पेयर टू द गवर्नमेंट स्कूल, सो द प्राइवेट स्कूल हैज मोर good teachers and good students, so does it affect on the educational system and the results too, the facilities mainly? क्या लगता है? हाँ निश्चय ही, अगर विद्यालय में अगर आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा प्रोवाइड की गई है तो बच्चों को उसको तो फायदा मिलेगा। तो ये हमें देखना चाहिए कि जो न्यूनतम हमारी जो साधन है, जो न्यूनतम हमें उपलब्ध कराने चाहिए वो हमारे सरकारी विद्यालयों में है या नहीं है। अगर वो नहीं होगा तो निश्चय ही बच्चों का जो विकास होगा वो संपूर्ण नहीं होगा और बच्चे उसमें जो है उनको जो है कठिनाई का सामना करना होगा। हमारे पास यहाँ कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स जिनके इस साल आए हैं और सबके दिमाग में अलग अलग सवाल हैं, शायद कुछ डर रहे हैं और कुछ सोच रहे हैं, पूछें या ना पूछें। आप कुछ पूछना चाह रही थी बहुत देर से। I am from RP Vivian. I have scored 92% in 10+2. And my question is that in private schools, co-curricular activities are given much importance. Yes, co-curricular activities are important and that needs to be reflected in the assessment record also. But it's not that, but only in the private school that co-curricular activities are being important too. Even in the government school also, the JNVs and केंद्रीय विद्यालय, वहाँ पर भी जो है को-करिकुलर एक्टिविटीज पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है। मैं आपसे मान लो तैयार हूँ, अगर बच्चों का संपूर्ण व्यक्तित्व अगर विकास होना है, एकेडमिक एक्सेलेंस के साथ साथ जब तक फिजिकल एक्सेलेंस और ह्यूमन एक्सेलेंस को और उसका असेसमेंट नहीं होगा तब तक हमारे बच्चे जो है वो जो हमारे सामने जो चुनौतियाँ हैं उसका सामना नहीं कर पाएंगे। मैम, आपने शुरू में पर्सनालिटी डेवलपमेंट बोला था कि ओवरऑल ग्रोथ होनी चाहिए, लेकिन आज जो पेपर बनता है वो ऐसा पेपर बनता है कि आज बच्चा 10वीं में है, वो वही चीज़ पढ़ के दे देगा, उससे 5 साल बाद पूछो कि ये आया था, वो नहीं बता पाता। तो ये जो करिकुलम है वो चेंज नहीं होना चाहिए। हम ये बहस करते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल में ये है, प्राइवेट में ये है। प्राइवेट में जो फैसिलिटी मिल रही है आज वो बच्चा उसको गलत उपयोग कर रहा है। हमारे साथ लाइव एग्जाम्पल था इसका। तो आपको ये नहीं लगता कि हम फैसिलिटीज पे जा रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब होगा जब टीचर्स भी आगे आएंगे और बोलेंगे कि नहीं, एजुकेशन इज व्हाट विच रिमेन इन यू इवन व्हेन द चैप्टर्स आर फॉरगॉटन। हमने जो पढ़ा है वो 10 साल के बाद भी अगर आता है याद, वो मायने रखता है, 94 लाना मायने रखता है। बिल्कुल, ओवरऑल डेवलपमेंट पर भी ध्यान दिया जाए, पर्सनैलिटी पूरी तरह से ग्रो किया जाता है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो। अगर एक बच्चा 94 ला रहा है उसको देखा जाता है ये बहुत अच्छा है, वहीं पे एक 85 लाने वाला चाहे वो सब में अच्छा हो, पढ़ाई में 85 आ गए, लेकिन उसको वैसे ही देखेंगे ये 85 है, उसकी 94 वाले का एज आ जो ये कहना चाह रही है कि फैसिलिटीज की तुलना में अंकों का जो ये होड़ ये बता रही है वो हम एक ऐसे स्टेज पर चौराहे पर ला दिया गया जिससे मुझे लगता है कि जो पूरी शिक्षा का जो सार है वो केवल हमारे एग्जामिनेशन पर आधारित रह गई है, उससे हमें हटना पड़ेगा। रोट लर्निंग की ये बात कर रही है, निश्चय ही जो बच्चा रोट लर्निंग करेगा और 94% प्राप्त करने का प्रयास करेगा, 6 महीने बाद, इन्होंने 4 साल बाद कहा है, 6 महीने बाद उससे पूछा जाए बच्चा उसको रिकलेक्ट नहीं कर पाता है।
आवश्यकता इस बात की है कि अंकों की होड़ को हम कम करें और अन्य जो गतिविधियां हैं, बच्चों में जो लेटेंट जो टैलेंट है, जो अंतर्निहित उनकी दक्षता है, उसको हम उजागर करें और उनको हम स्कोप दें कि उन गतिविधियों में भाग लें। तो जब तक अंकों का होड़ हम समाप्त नहीं करेंगे तब तक हम उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सीबीएसई जो है, हम बार बार कहते हैं, जब तक हम ग्रेडिंग पद्धति को नहीं जाएंगे और अंकों के होड़ समाप्त नहीं होगा और तब तक हमारी जो अंतिम जो हमारी जो उद्देश्य है उसकी प्राप्ति नहीं हो पाएगी। हम लोग एक फिक्स्ड आंसर्स होते हैं, एक फिक्स्ड पॉइंट्स होते हैं, एक मार्किंग लिस्ट होती है, हम लोग उसी पर जाते हैं। बच्चे ने वो पॉइंट्स लिख दिए, मार्क्स मिल गए। कुछ एक्स्ट्रा क्रिएटिव पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स अगर लैंग्वेज समझ आ रही है पॉइंट्स के तो ठीक है, मार्क्स मिल जाएंगे। बट नोबडी गोज डीप इनसाइड द आंसर। ऐसी बात नहीं है। ये अवश्य है कि मार्किंग स्कीम इसलिए की जाती है कि हमारा जो पूरा जो मूल्यांकन हो वो पूरे देश में होता है, बाहर भी होता है, तो उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, इसलिए मार्किंग स्कीम दी जाती है। पर इसका तात्पर्य ये नहीं है कि बच्चों ने अगर कोई वैकल्पिक उत्तर दिया है या किसी क्वेश्चन को मैथमेटिक्स करने में कोई वैकल्पिक स्टेप लिया है तो उसको अंक नहीं प्रदान किए जाते हैं। तो ये मैं अवश्य स्पष्ट करना चाहूंगा, आपने भले ही 3 पेज लिख लिया हो, पर जो आपसे हर क्वेश्चन की एक उद्देश्य होता है, क्यों आपसे पूछा जा रहा है, अगर उसको आपने मेंशन नहीं किया तो 3 पेज लिखने के बावजूद भी आपको 0 अंक मिलेगा। डॉक्टर खिताबकाल, एक बड़ी अजीब सी चीज़ें अभी देखने में आई हैं, अजीब से जो स्टैटिस्टिक्स हमने देखे हैं कि चीटिंग के मामले में दिल्ली नंबर 1 है। इस साल 100% राइज हुआ है चीटिंग में। दिल्ली के बच्चों का परफॉर्मेंस भी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा जितना होना चाहिए। अजमेर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, चंडीगढ़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, छोटे छोटे शहरों से बच्चों ने 90% 80% मार्क्स इनके आए। तो आपको लगता है कि हम क्योंकि फैसिलिटीज़ की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं या वहाँ ज़्यादा फोकस है, उसका असर पड़ा है बच्चों के एजुकेशन पर? जहाँ चीटिंग का सवाल है, आई वाज डिस्कसिंग विद मिस्टर गांगुली एंड दिस इज बीन मेड बाय द मीडिया। इतना राइज नहीं है लेकर चीटिंग केसेस का, इट्स नॉट ऑन द राइज। जी, एजुकेशन जो है हमारा क्योंकि एम्फेसिस क्या ज़्यादा फैसिलिटीज़ की तरफ हो गया है, इसलिए बच्चों का ध्यान बहुत एजुकेशन में नहीं। आई वोंट से फैसिलिटीज़ पे भी हो गया है, बिकॉज जो अभी जो ज़्यादा ट्रेंड कमर्शलाइजेशन पे फैसिलिटीज़ पे भी है लेकर, बट अदरवाइज एकेडमिक्स एज सच इज ओनली अ पार्ट ऑफ एजुकेशन। There is something more beyond academics, and that is what the schools are focusing on. मैं सप्लीमेंट करना चाहूँगा, दिल्ली का रिजल्ट इसलिए कम हुआ है कि दिल्ली में हमारा क्लाइंटेल ग्रुप हेट्रोजीनियस क्लाइंटेल ग्रुप है। चेन्नई में, अजमेर में हमारा होमोजीनियस क्लाइंटेल ग्रुप है, जहाँ मोस्ट ऑफ दी प्राइवेट स्कूल या केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय है। दिल्ली में हमारे स्टेट सरकारी विद्यालय भी। पहला, दिल्ली में पत्राचार और प्राइवेट विद्यार्थी हैं जो अन्य रीजन में नहीं है। इसके कारण वो जो है हमारे परीक्षा फल को दिल्ली को जो है कम करा रहा है। विजय कुमार जी, स्टेट लेवल के जैसे स्कूल्स हैं, आप दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसे स्कूलों से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं उन लोगों की, खास तौर पर जिनका इनकम उतना ज़्यादा नहीं है लेकिन वो चाह रहे हैं कि उनको भी एजुकेशन मिले। ऐसे लोगों, ऐसे जब बच्चे आपके पास आ रहे हैं, उनको एजुकेट करने का जिम्मा है आप पर, तो जो टीचर्स हैं उनकी ट्रेनिंग के लिए क्या क्या स्ट्रेस किया जाता है? क्योंकि ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स, ये चीज़ स्कूलों में अक्सर नहीं सुनाई देती, तो कुछ ऐसा प्रोविजन है? इसमें तो हमारे जो दिल्ली सरकार की तरफ से टीचर ट्रेनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोविजन किया गया है, और लास्ट ईयर हमने लगभग जो है 10,000 टीचर को ट्रेन किया। इस साल भी हम 20,000 टीचर को ट्रेन कर रहे हैं। तो काफ़ी हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है एकेडमिक प्लान का, टीचर की ट्रेनिंग करना। तो आपको लगता है कि इस पर अब स्ट्रेस किया जा रहा है? ऑलरेडी ये स्ट्रेस किया जा चुका है। लास्ट ईयर भी ट्रेन अराउंड मोर देन 15,000 टीचर्स। दिस ईयर वी ऑलरेडी ट्रेनिंग अराउंड 10,000 टीचर्स। दिस इज गोइंग ऑन प्रोसेस। Secure 90% from arts stream. My question is to you, Ganguly sir, कि बहुत बच्चे होते हैं जो सीबीएसई के रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं, दे एक्सपेक्टेड मोर एंड दे सिक्योर लेस मार्क्स, and there is revaluation test in which only retotaling is there, not rechecking. So why don't rechecking? In schools we see that in internal exams there is हमारे सामने पेपर शो किया जाता है, बच्चा सेटिस्फाई होता है कि उसने कहाँ गलती की थी, कहाँ मार्क्स कटे हैं। तो सीबीएसई के बोर्ड के पेपर्स क्यों ना बच्चे को दिखा के बाद में रीचेक कराए जाए जो सेटिस्फाई नहीं है, ताकि वो अपनी सेटिस्फेक्शन पूरी कर सकें। ये क्वेश्चन जरा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, लेकिन फिर भी करा। देखिए, जो जहाँ तक रीएवल्यूशन की बात है, जो सीबीएसई की जो मूल्यांकन पद्धति है, थोड़ा सा स्कूल में जो होता है उसमें फिर बच्चा जानता है, टीचर भी जानता है कि किसकी कॉपी है। हमारी मूल्यांकन पद्धति थोड़ी सी अलग से है, जहाँ पर हम आपकी फर्स्ट पेज को जो हटा देते हैं और फिक्टिशियस रोल नंबर डाल के तब मूल्यांकन करते हैं। देखिए, हमारी जो इवैल्यूएशन सिस्टम है उसको हमने काफ़ी साइंटिफिक करने का प्रयास किया है, और हम रीचेकिंग में ये देखते हैं कि बच्चे का सभी क्वेश्चन जो है आपका मूल्यांकन हुआ हो, उसकी जो है पूरी जो है आंसर स्क्रिप्ट जो है उसमें लगा हुआ हो, और टोटलिंग भी हम काउंट करते हैं। तो जिस दिन हम पुनर्मूल्यांकन प्रथा को हम प्रारंभ कर देंगे, हम समझते हैं एक नई समस्या को हम जन्म देंगे।
I myself am an examiner and a lot of effort goes into it. ये नहीं कि जो एग्जामिनर का मन आया वो नंबर दे दिए, ऐसे नहीं होता है. बहुत सोच समझ के नंबर दिए जाते हैं क्योंकि बच्चों का भविष्य उस पर निर्भर है लेकर, और एक दो बारी चेकिंग भी होती है और उसके बाद ही फिर रिजल्ट तैयार किया जाता है. ऐसा नहीं है कि नॉन सीरियसली नहीं, ऐसा नहीं होता बिल्कुल. जी, मेरा सवाल डायरेक्टर जी से है. जी, मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल की इमेज बहुत बिगड़ी हुई है, हद से ज़्यादा बिगड़ी हुई है. मुझसे किसी ने एक ने पूछा कि क्या आपको इंग्लिश आती है. मैंने इससे पहले मैं कुछ कहता, उन्होंने बोला आप कौन से स्कूल से, गवर्नमेंट से प्राइवेट से. मैंने कहा मैं गवर्नमेंट स्कूल से हूँ. तो उसने कहा आपको नहीं आती होगी. देखिए ये इमेज बनी हुई है आम लोगों के सामने. आप इस इमेज को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? इसमें तो मैंने आपको पहले भी बोला कि इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ परसेप्शन. मे बी मतलब यू आर नॉट सो मीडिया से भी, और जो हमारे स्कूल का रिजल्ट है, हमारे स्कूल की परफॉर्मेंस सब कंसिस्टेंटली इंप्रूव होती चली जा रही है. और जहाँ तक गवर्नमेंट स्कूल के अच्छे होने की बात है, आई एम ए प्रोडक्ट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल, आई एम स्टिल इन द सेम स्कूल. तो ऐसा नहीं है कि मतलब हमारे स्कूल में अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं. हमारे आरपीवी भी आपको बताया अभी रिजल्ट हमारा इतना अच्छा गया. हमारे 18 स्कूलों ने जो है रिजल्ट दिया 12वीं में टोटली 100%. द परफॉर्मेंस इज ऑलवेज देयर. इट्स ओनली मैटर ऑफ परसेप्शन एंड मीडिया प्रोजेक्शन. बेसिकली सेहत तो अच्छी हो गई है सरकारी स्कूलों की, लेकिन चमक दमक की थोड़ी सी कमी है, उस पर कुछ काम करना होगा. क्योंकि हमारी पैकेजिंग नहीं है, फोकस ऑन द कंटेंट नॉट ऑन द पैकेजिंग पार्ट. एब्सोल्युटली. यहाँ से कोई सवाल नहीं. मेरा क्वेश्चन ये होगा आपसे कि 92% लेने के बावजूद मेरा एम है डॉक्टर बनना, तो लेकिन मुझे ये मार्क्स कहीं भी मतलब फ़ायदा नहीं दे रहे हैं. मतलब अगर मैं करती हूँ मेरे ऊपर डबल प्रेशर पड़ गया है. एक तो सीबीएसई का प्रेशर था, और एक ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में जो भी आता है ये सारा सीबीएसई में से नहीं आता. आपके सिस्टम में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चों पे इतना प्रेशर ना पड़े और एक साल वेस्ट भी ना हो, क्योंकि हमें ड्रॉप ही करना पड़ेगा. सिलेबस को अपडेट करने की बात है. सदन भी पहले बोला कि ऑलरेडी हमारे यहाँ पे अंकों की होड़ लगी हुई है कि 92%, 94%, 96%, लेकिन उसमें लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं कि आपको एडमिशन मिलेगा मेडिकल में, इंजीनियरिंग में. दैट प्रॉब्लम हैज़ टू बी एड्रेस्ड. आई एग्री. एक बात और दिमाग में आती है कि हम जब अभी बात कर रहे थे ट्रेनिंग फॉर द ट्रेनर्स की बात, टीचर्स का भी कुछ टेस्ट होना चाहिए. ये बात बहुत दिनों से उठ भी रही थी. क्या ऐसा कुछ है? संक्षेप में बताइए, क्या कोई ऐसी देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो परसेप्शन है कि हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर अच्छे नहीं होते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, बिल्कुल गलत है. कि सरकारी स्कूल में जो टीचर आता है सिलेक्ट होकर भर्ती होकर, ही कम्स थ्रू वेरी रिगरस सिलेक्शन प्रोसेस, जो प्रोसेस है पूरे देश में मतलब बाकी जगहों पे नहीं मिलती है. तो दिल्ली के टीचर पर्टिकुलरली दे आर अमंग द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैमिना, इन टर्म्स ऑफ देयर नॉलेज. प्रॉब्लम आती है जब बाद में उनका मोटिवेशन लेवल अप रखने की. तो ऐसा कहना कि हमारे टीचर क्वालिफाइड नहीं है या उनमें कोई कमी नॉलेज की, वो बिल्कुल गलत होगा. आज की बहस बहुत दिलचस्प रही. नतीजा यही निकला, स्कूल कोई भी हो, लेवल कोई भी हो, काम आती है मेहनत, काम आती है इच्छा शक्ति कि मन कितना बुलंद है और आप क्या पाना चाहते हैं. हमें इस प्रोग्राम के बारे में प्रतिक्रिया लिखना ना भूलें. हमारा पता लिख लीजिए, जेन नेक्स्ट, केयर ऑफ डीडी न्यूज़, रूम नंबर 76, CPC, खेलगांव, नई दिल्ली 110049. ईमेल करना चाहें तो स्वागत है. ईमेल पता लिख लीजिए, gennext@ddnews.nic.in. आज की इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. ऑडियंस का धन्यवाद और आप सभी का धन्यवाद. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे. नमस्कार. जो समझती हूँ उनकी हरकतों के कारण मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर चला जाऊँ, पर नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा.
जानते ही नहीं, क्यों? जी नहीं, और ना ही मैं कभी ब्लू स्टार नाम की किसी होटल में गया हूँ। आप कब तक मुझसे ये सवाल पूछते रहेंगे? तब तक मिस्टर रणबीर, जब तक आप मुझे ये नहीं बता देते कि 29 तारीख की रात को 7 से 9 के बीच आप कहां थे। देखिए मिस्टर रणबीर, आपकी खामोशी आपको मुश्किल में डाल सकती है। जब तक आप मेरी बात का साफ साफ जवाब नहीं देंगे, मैं आपको यहां से जाने नहीं दूंगा। अब बताइए, 29 तारीख की रात को 7 से 9 के बीच आप कहां थे? ये मेरे साथ थे। 29 तारीख की रात को 7 से 9 के बीच ये मेरे साथ थे। हम लोग पार्क होटल की कॉफी शॉप में थे और ये रही बिल की डुप्लीकेट कॉपी। आप चाहें तो वहां जाकर इंक्वायर कर सकते हैं। और इसके बाद जब इन्होंने मुझे घर छोड़ा था तो रात के 9:30 बज चुके थे। और ये बात वो भी जानती है जिन्होंने इनके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई है। अगर अब भी आपकी तसल्ली ना हुई हो तो ये कोर्ट के पेपर्स हैं। अब आप चाहें भी तो इन्हें रोक नहीं सकते। मिस्टर रणबीर, यू कैन गो। मेरी वजह से अगर आपको कोई तकलीफ हुई हो तो आई एम सॉरी। तकलीफ कैसी है? कानून की मदद करना तो हर आम आदमी का फर्ज है। मैं भी तो आम आदमी हूँ। मैं इसी शहर में जब भी दोबारा पूछताछ करनी हो मैं हाजिर होता हूँ। तुम मेरे रास्ते में आओगी तो मुझे भी तुम्हारा रास्ता रोकना पड़ेगा। तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में कंप्लेन लिखवाई। कोई बात नहीं। टीना और मुझे अलग करने की कोशिश की। कोई बात नहीं। बस एक बार दोनों हाथ जोड़ के मुझसे माफी मांग लो। सॉरी कह दो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। तुमने सिर्फ मेरी दोस्ती देखी है नंदिनी जी, मेरी दुश्मनी नहीं। मुझसे दुश्मनी करोगी तो हर मोड़ पर एक कदम आगे मिलूंगा मैं। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इन बचकानी हरकतों से मैं टीना का पीछा छोड़ दूंगा? नहीं, बल्कि मैं तुम्हें हम दोनों की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर करके रहूंगा।